बताओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं प्यार का एहसास एपिसोड 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि देव के पिताजी के दोस्त की बेटी इंदु देव निवास में रहने आती है, जिससे देव की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। लेकिन देव और इंदु की दोस्ती को देख नीलू के अंदर की एक भारतीय देसी पत्नी जाग उठती है। अब नीलू की नज़र हमेशा देव पर रहती है और यूं ही खेल खेल में नीलू को देव से प्यार हो जाता है। और ऐसा ही हाल देव का भी था, क्योंकि अब नीलू को देखकर उसके दिल की घंटियां भी बजने लगती हैं। अब आगे पत्नी का सफेद झूठ सुनकर अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करता देव कमरे में एंटर हुआ। नीलो का यह रंग देव पर पहली बार खुला था, लेकिन देव के लिए हैरानी की बात यह थी कि उसे नीलो के होठों से इतने हक के साथ अपना जिक्र, अपना नाम सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर तो यह रूटीन ही बन गया। अम्मा और गंगा भी इस मामले में नीलो की मदद करने लगी थी। अम्मा ने बेटे बहू के रिश्ते के बीच की खामोशी देखकर वैसे भी मन में ठान लिया था कि कुछ तो करना पड़ेगा जो इन दोनों के रिश्ते में गर्माहट पैदा हो। साथ में गंगा को भी इस खेल में शामिल कर लिया। अम्मा, नीलो बेटा, लौकी के कोफ्ते और दम पुलाव बना लो। आज देव कह रहा था कि तुम्हारे हाथ के दम पुलाव और लौकी के कोफ्ते खाए काफ़ी दिन हो गए हैं। अम्मा भी मौका देखकर यूं पासा फेंकती जैसे बेटा बहू दो दिल एक जान हो। नीलो, हाँ, मुझसे भी कह रहे थे कि जितने दिन तुम मायके में रही रोज होटलिंग करनी पड़ती थी गंगा के पके बेस्वाद पकवानों से बचने के लिए। नीलो भी इस खेल में काफ़ी खुश थी। अगले दिन इंदु के सर में तेज दर्द था, तो वह गंगा को आवाज़ लगाती हुई बोली, इंदु, गंगा, ओ गंगा कहाँ हो? ज़रा मेरे लिए एक कप स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बना दो, सर में बड़ा तेज़ दर्द हो रहा है। जब गंगा ने नहीं सुना तो इंदु गंगा को आवाज़ लगाती खुद ही किचन में जा पहुंची। इंदु रसोई में घुसते हुए, वाह गंगा, क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो तुम? गंगा मुस्कुराते हुए, वो क्या है ना इंदु जीजी, आज देव भैया और नीलो भाभी की शादी को पूरे 6 माह पूरे हो गए हैं। देव भैया आज सुबह ही मुझे सारी प्लानिंग अच्छे से बता कर गए थे और साथ में ये भी कहा था कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ एकदम बिंदास होनी चाहिए। इंदु, कैसे प्लानिंग कर रहा है देव? गंगा शर्माते हुए, अरे वो क्या है ना, देव भैया नीलो भाभी के लिए सरप्राइज प्लान बना रहे हैं। वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ऊपर छत वाले गार्डन में, वो क्या कहते हैं ना आप लोग, हाँ याद आया, वो कैंडल लाइट डिनर, हाँ वही वही सरप्राइज देने वाले हैं देव भैया भाभी को। इंदु के मुंह से एकदम निकल पड़ा, हाउ रोमांटिक यार, वैसे मुझे नहीं पता था कि देव इतना रोमांटिक भी है। गंगा, अरे इंदु जीजी, ये तो कुछ भी नहीं, भैया ने तो छत वाला गार्डन पूरा अपने हाथों से सजाया है और खाने का वो मुझे बोल कर गए थे कि आज मैं सारी चीज़ नीलू भाभी की पसंद की ही बनाऊं। बाकी सब तो मैंने बना लिया है, बस केक रह गया है, वो तो भैया बेकरी से ही लेकर आएंगे। इंदु आहें भरते हुए, यार गंगा, इनका रोमांस देखकर तो मेरा भी शादी करने का मन कर रहा है। गंगा शर्माते हुए, और नहीं तो क्या, अब आप भी शादी कर लीजिए इंदु जीजी, क्या पता आपको भी देव भैया जैसा प्यार करने वाला पति मिल जाए। हमारे देव भैया तो जान छिड़कते हैं नीलो भाभी पर। वैसे नीलो भाभी भी कुछ कम नहीं है, वो तो देव भैया की सारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती हैं। भगवान सदा यूं ही प्यार बनाए रखे दोनों में, बड़े ही प्यारे हैं दोनों। अरे वैसे इंदु जीजी, आप किस काम से आई थी रसोई में? इंदु, वो मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए थी। गंगा, ठीक है जीजी, मैं ये काम करके आपके लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ।
वैसे ये छत वाले गार्डन पर कैंडल लाइट डिनर का प्लान तो गंगा और अम्मा का था। पर गंगा ने इंदू के सामने नीलो और देव के प्यार और रोमांस की वो कहानी गढ़ी कि क्या ही कहने। वैसे एक बात तो है कि प्यार की इस अनोखी आंख मिचोली में देव और नीलो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक दूसरे के प्यार को महसूस कर पा रहे थे। दोनों इस आंख मिचोली में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अम्मा देव के कमरे में, नीलो बेटा सो रही हो क्या? नीलो, नहीं तो अम्मा, बस यूं ही लेटी थी। आप ऊपर क्यों आई? वैसे ही आपके जोड़ों में दर्द रहता है। गंगा या लक्ष्मी को मुझे बुलाने भेज दिया होता। अम्मा एक पैकेट नीलो को थमाते हुए, मुझे तुमसे एक बात करनी थी और ये जोड़ा भी देना था, इसीलिए मैं ऊपर ही आ गई। नीलो, क्या बात है अम्मा, और इस पैकेट में क्या है? अम्मा मुस्कुराते हुए, आज मैंने देव और तुम्हारे रात के खाने का इंतज़ाम ऊपर छत वाले गार्डन में किया है, क्योंकि आज तुम्हारी शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं और आज तुम ये जोड़ा पहनना, खास तुम्हारे लिए बनवाया है मैंने ये जोड़ा। ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ। अम्मा नीलो को जोड़ा देकर तैयार होने का बोलकर नीचे चली गई। वहीं दूसरी ओर नीलो भी अम्मा का दिया हुआ जोड़ा लेकर तैयार होने चली गई। नीलो वॉशरूम में गई, पर उससे अपने ब्लाउज की डोरी खुल ही नहीं रही थी। उसने कई बार कोशिश की, पर फिर भी नाकाम रही। यहाँ तक कि डोरी खोलने की कोशिश में अब उसके हाथ दर्द होने लगे। वह ऐसे ही वॉशरूम से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में देव को देखती है, जल्दी से साड़ी के पल्लू से अपना ब्लाउज छुपा लेती है और देव से कहती है, नीलो हड़बड़ाते हुए, आप यहाँ कैसे? देव मुस्कुराते हुए, अरे भाई, हमारा कमरा है तो क्या हम अपने कमरे में नहीं आ सकते? नीलो, नहीं, मेरा मतलब था कि आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। नीलो ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। देव प्यार से नीलो को निहारते हुए, वैसे आज तुम इस समय किस खुशी में इतना बन-संवर रही हो? कोई ख़ास बात है? नीलो नजरें चुराते हुए, बस अम्मा ने बोला था तैयार होने को, इसीलिए। देव नीलो के नज़दीक जाते हुए बोला, क्या हुआ? अब डोरी खुल नहीं रही है क्या? लाओ मैं खोल देता हूँ। वैसे तुम लड़कियाँ ऐसे कपड़े बनवाती ही क्यों हो जो तुमसे ना बंद हो ना खुल सके? नीलो नजरें चुराते हुए, कुछ शर्माते हुए, मैं अपने आप खोल लूँगी। नीलो साइड होते हुए बोली। देव कंधे उचकते हुए, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अच्छा सुनो, प्लीज़ मेरी टी शर्ट और लोअर भी निकाल दो, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। नीलो, वो अम्मा आपके लिए कपड़े देकर गई थी, बोल रही थी देव से कहना यही कपड़े पहनने के लिए। देव कुछ सोचते हुए, ये अम्मा भी ना पता नहीं क्या क्या करवाती रहती हैं। तब टॉवल लेकर देव नहाने चला गया। जब देव नहाकर वापस आया तो उसने देखा नीलो अभी तक वैसे ही बैठी है। देव ने केवल टॉवल ही बांधा हुआ था। उसे यूं देखकर नीलो शर्मा कर अपना मुंह साइड पर कर लेती है तो हंसता हुआ देव कहता है, अरे हमारी शादी को 6 माह होने को आए हैं, तुम तो अभी भी ऐसे शर्मा रही हो जैसे कल ही शादी हुई हो। ऐसा कहकर वह आईने के आगे खड़ा हो जाता है, फिर नीलो को देखकर कहता है, तुम्हारी डोरी अभी तक नहीं खुली, लाओ मैं खोल देता हूँ। नीलो, नहीं, मैं अभी गंगा या लक्ष्मी को बुलाती हूँ। देव थोड़ा शरारत वाले अंदाज में, अरे तुम्हें हर काम में बस गंगा और लक्ष्मी ही याद आती है, कभी हमें भी याद कर लिया करो। अब जब यहाँ तुम्हारा पति परमेश्वर मौजूद है तो भला गंगा और लक्ष्मी का क्या काम? उनके पास जाओगी तो वो भी यही कहेंगी कि देव भैया से खुलवा लेती। देव की बात सुन नीलो शर्माती हुई आईने के आगे खड़ी हो जाती है। उसके पीछे देव डोरी खोलने की कोशिश करता है, मगर डोरी खुलती ही नहीं है। ब्लाउज की एक डोरी पहले ही खुली हुई थी और नीलो की गोरी पीठ दिखाई दे रही थी। नीलो की गोरी पीठ और खुली कमर सचमुच किसी को भी पागल कर देने के लिए बहुत थी।
देव अपने मन ही मन में मुस्कुराता है, मगर देव से डोरी की गांठ नहीं खुलती। वह नीलू से कहता है, कैंची दे दो, मैं काट देता हूँ। नीलू, नहीं नहीं, यह साड़ी मुझे मम्मी ने गिफ्ट दी थी, इसे काट नहीं सकते। तो देव मुंह से गांठ खोलने लगता है। गांठ खोलते समय जब देव के होंठ नीलू की पीठ पर लगती हैं तो वह घबरा कर आगे हो जाती है। नीलो की छुअन से देव की धड़कन बढ़ जाती है। वो अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहता है, हाथ से डोरी नहीं खुली तो मैं दांतों से डोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नीलो मन में सोचती हुए, यह डोरी ना हुई मेरे जी का जंजाल हो गया। इतनी देर से मैं इसमें उलझी हुई हूँ, कभी खुल गई कभी बंद नहीं हो रही, अगर बंद हो गई तो खुल नहीं रही। सचमुच लड़कियां ऐसे कपड़े सिलवाती ही क्यों हैं जिससे उनकी इज्जत का फालूदा हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी डोरी वाले कपड़े नहीं सिलवाऊंगी, एक बार खुल जाए बस। इस डोरी की वजह से कब से मैं इसी पोजीशन में हूँ, न रो सकती हूँ न हंस सकती हूँ। हे भगवान, हे बाबा जी, मुझे बचा लो आज। तभी देव डोरी खोल देता है तो नीलो की जान में जान आती है। वह बिना देव की तरफ देखे शर्माते हुए वॉशरूम में नहाने चली जाती है। आज नीलांजना बड़े ही दिल से खुद को देव के लिए सजाती संवारती है। जब देव की नज़र नीलांजना पर पड़ती है तो वो उसके पल की झपकना ही भूल जाती हैं। एक पल के लिए जैसे उसकी हृदय गति रुक जाती है। गुलाबी अनारकली फ्रॉक में नीलू सच में खिला हुआ गुलाब का फूल लग रही थी। गुलाबी चूड़ियों से भरे हाथ, माथे पर छोटी सी गुलाबी बिंदी, मांग में देव के नाम का सिंदूर और गले में सजा मंगलसूत्र, कानों में मैचिंग इयररिंग्स, चेहरे पर ऐसा निखार कि चाँद भी उसको देखकर शर्मा जाए। वैसे देव भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। प्लान के अनुसार दोनों छत पर जाते हैं। छत का नज़ारा देखते ही नीलू की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। छत की सजावट देखकर नीलू को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह छत पर नहीं बल्कि परियों की जादुई दुनिया में है। बीचों बीच एक गोल टेबल रखी थी जिसके बीच में एक बड़ी मोमबत्ती और उस बड़ी मोमबत्ती के चारों ओर छोटी छोटी मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी अपना जादू बिखेर रही थी। पूरी टेबल नीलू के मनपसंद खाने से भरी हुई थी। पीछे की दीवार पर रंग बिरंगी लाइटों और गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी। इसके बीच में एक बड़े बड़े बलून से लिखा था, हैप्पी 6th वेडिंग एनिवर्सरी। जैसे ही अचानक से देव अपने कोट की जेब से एक खूबसूरत रिंग निकालता है और अपने घुटनों पर बैठकर रिंग नीलू की उंगली में पहनाते हुए उसका हाथ चूम कर उसको विश करता है। वैसे ही बैकग्राउंड में म्यूजिक चल पड़ता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। नीलो के लिए यह सब नज़ारा किसी सपने से कम ना था, जहाँ एक राजकुमार अपनी राजकुमारी से प्यार का इजहार करता है। नीलो तो अपने सपनों की जादुई दुनिया में खो सी गई थी। वह देव को एकटक निहार रही थी। तभी देव ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, कैसा लगा मेरा छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज़? नीलो आंखें बड़ी करते हुए, आपका सरप्राइज़? पर ये सब तो अम्मा और गंगा ने। देव मुस्कुराते हुए, अम्मा और गंगा को मैंने ही इस खेल में शामिल किया था, क्योंकि ये सब मैं उनकी मदद के बिना नहीं कर सकता था। नीलो झट से देव के सीने से जा लगती है। आप भी ना, मुझे बिल्कुल भनक नहीं पड़ने दी। देव, मेरी स्वीट वाइफ, फिर सरप्राइज़ ही कहाँ रह जाता।
देव भी कसकर नीलू को सीने से लगा लेता है। नीलू ने देव के स्पर्श को अपने दिल में बसा लिया, जैसे वह नहीं चाहती हो कि उसके प्यार को किसी की भी नज़र लगे। नीलू के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। नीलू को अब इंदु के सामने भी कोई छोटी कहानी गढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि अब उसकी असली प्रेम कहानी की शुरुआत जो हो गई थी। देव भी इस खट्टे मीठे खेल से काफ़ी आनंद उठा रहा था, क्योंकि उसके प्रति नीलो की सारी बेपरवाही हवा हो चुकी थी। अब देव को वह कुछ कुछ पत्नी सी लगने लगी थी, थोड़ी सी पति को लेकर जेलस, थोड़ी सी पोजेसिव। वैसे उसके इतना आगे पीछे तो अभी नहीं फिरती थी, लेकिन समय समय पर अपने अस्तित्व का एहसास देव को ज़रूर दिलवाती रहती थी। बात यह थी कि देव को उसकी यह हरकतें परेशानी में नहीं डाल रही थी, बल्कि नीलो का उस पर यूँ हक जताना उसके दिल को गदगद कर रहा था। उस दिन मौसम बड़ा ही सुहाना था। शाम से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात होते होते बादलों के तेज गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। अम्मा, गंगा, अरे ओ गंगा, छत पे से कपड़े ले आ, तेज बारिश शुरू हो गई है, सारे कपड़े भीग जाएंगे। पर गंगा की कोई आवाज़ ना आई, ना जाने वो कहाँ थी। नीलो, अम्मा, गंगा आटा गूंद रही है, उसके हाथ आटे में सने हैं, कपड़े मैं ले आती हूँ। अम्मा, ठीक है बेटा, पर छाता लेकर जाना। नीलो अम्मा की बात अनसुनी करके यूं ही बिना छाता लिए छत से कपड़े उतारने चली गई। फटाफट उसने सारे कपड़े इकट्ठा किए, लेकिन बारिश तेज़ होने की वजह से वो काफ़ी भीग गई थी। हाथ में कपड़े लिए हुए जैसे ही वह दौड़ी हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, सीढ़ियों से उतरते ही उसका पैर फिसला और वह देव से टकरा गई। देव ने तुरंत उसे संभाल लिया। भीगे हुए बदन पर चिपके हुए कपड़ों में नीलो बड़ी ही आकर्षक लग रही थी, मानो कोई अजंता एलोरा की मूर्त साक्षात देव के सामने हो। देव के दोनों हाथ नीलो की कमर पर थे, वहीं नीलो ने अपने दोनों हाथों से देव के कंधों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। कुछ देर नीलो और देव दोनों एक दूसरे को प्यार से निहारते रहे। पहली बार दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराई में डूबकर प्यार के समंदर में गोते लगा रहे थे और दोनों का मन इस समय एक ही धुन गुनगुना रहा था। आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी फिसल जाइयो, हाँ खुद भी रपट जाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। देव ने नीलो को अपनी बाहों के घेरे में बड़े कसकर थामा हुआ था। नीलो के गीले होने की वजह से देव के कपड़े भी गीले हो चुके थे। जैसे ही नीलो ने पीछे से इंदु को आते हुए देखा, नीलो ने देव के कंधे से हटाकर अपने दोनों हाथों से देव को अपनी बाहों में घेर लिया। उसके ऐसा करने से दोनों के शरीर में जैसे एक सिरहन सी दौड़ गई। इंदु के खंखारने से दोनों की तंद्रा भंग हुई तो नीलो शर्मा कर कपड़े उठाकर अपने कमरे में भाग गई और देव भी मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। नीलो का अब ये हाल था कि वह पोर पोर देव के प्रेम में डूब चुकी थी। जब अगले दिन वह सोकर उठी तो जैसे सारी फिजा ही बदल गई थी। आज जैसे सूरज आसमान में नहा धोकर फ्रेश किरणों के साथ आया था, अपने प्यार के रंग बिखेरने। आज उसको सजने संवरने में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था, क्योंकि आज आईने में वो खुद को देव की नज़र से जो देख रही थी, उस पर देव के प्यार का रंग जो चढ़ गया था। अब तो नीलो हर वक्त बस देव के ख्यालों में खोई रहती। सारा दिन उसकी नज़रें बस दीवार पर टंगी घड़ी पर टिकी होती कि कब 6 बजे और कब देव आए। 6 बजने से पहले ही वह बहाने से दरवाजे के पास मंडराती रहती। देव के आने से पहले ही उसके कदमों की आहट सुन उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर पहले ही दरवाज़ा खोल देती। ठीक वैसे ही जैसे अब उसके दिल के दरवाजे देव के प्यार के लिए खुल गए थे।
2-4 दिनों से देव उसे कुछ बेचैन सा लग रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। नीलू ने नोट तो किया, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाई। डर सी गई थी कि ना जाने उसके दिल में क्या है। आज रात को ज़रूर पूछूंगी कि क्या बात है। वह पक्का इरादा करती इंदु को अम्मा का संदेशा देने उसके कमरे तक आई थी कि फ़ोन पर बात करती इंदु के होठों से देव का नाम सुनकर वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। इंदु, मुझे मालूम है कि देव उसके साथ खुश नहीं है, लेकिन मम्मा, फैमिली में शादी हुई है। जाहिर है फैसला हम में से किसी के लिए भी आसान तो नहीं होगा। इंदु के शब्द थे कि नुकीले भाले जो नीलू के अस्तित्व को लहूलुहान कर गए। इंदु, बहरहाल खुशी इस बात की है कि अभी उनका बच्चा नहीं है। इंदु अभी कुछ और भी कह रही थी, लेकिन यह सब सुन नीलू के कान साए साए करने लगे। अगर वह खुद ये सब ना सुनती तो कभी यकीन ना करती, लेकिन अब यकीन करने में कोई रुकावट नहीं थी। उसका ठंडा शरीर बिल्कुल बेजान हो गया था। वह तो देव के बदलते हुए दोस्ताना रवैये से अपने दिल ही दिल में ना जाने कैसे कैसे खुशफहमी पालने लगी थी, लेकिन अचानक एक ही पल में उसको अपनी दुनिया उजड़ती हुई सी महसूस हुई। वह बड़ी मुश्किल से भारी कदमों से खुद को घसीटती अपने कमरे तक आई थी। ओह, तो देव ये कहना चाहता था। नीलू बहुत ज़्यादा रो रही थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काफी देर तक आंसू बहाने से उसे चक्कर आने लगी थी। अम्मा नीलू को ढूंढती हुई कमरे तक आई तो उसे निहाल पड़े देखकर डर गई। तकिए पर सर डाले वह दुनिया से बेखबर लग रही थी। क्या हो गया है नीलू बेटा? अम्मा ने उसे हिलाया। अपने आंसू साफ करते हुए नीलू ने कहा, कुछ नहीं अम्मा, चक्कर आ रहे थे। अम्मा छत से उसके लिए दूध लेकर आई। पिताजी को भी उनके कमरे में बुलवा लिया। पिताजी भी उसके कमरे में ही भागे आए। नीलू को एक बार फिर अम्मा और पिताजी की मोहब्बत देखकर रोना आ गया। अम्मा, आप तुरंत देव को फ़ोन करो। यह बच्ची तो तेज से तेज बुखार में भी यूं नहीं घबराती है। इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, ठंडी बर्फ हो रही है बिल्कुल। अम्मा ने उसके हाथ सहलाते हुए कहा तो पिताजी ने तुरंत देव को ऑफिस वाले लैंडलाइन नंबर पर घर के लैंडलाइन से फ़ोन किया। अम्मा और पिताजी उसके बहते आंसुओं को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। देव को अभी कुछ देर थी। उसके 1 घंटे तक आने के लिए कहा तो पिताजी के सब्र का बांध टूट गया। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सुनो, जल्दी आओ, बोल रहा हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? पिताजी फ़ोन पर दहाड़े थे। नीलू का हाल ऐसा था जैसे उसके दिल का आज खून हुआ हो। जो पिया मन चाही वही सुहागन। सास और ससुर के प्यार और मोहब्बतों पर उसे कोई शक ना था, लेकिन उसका पति ही अपना ना था। पिताजी के यूँ गुस्सा करने पर देव को भी हालात के गंभीर होने का एहसास हुआ। वह तुरंत घर भागा आया और सीधा अपने बेडरूम में गया। देव, क्या हुआ है? नीलू की ऐसी हालत देखकर देव भी घबरा गया। कुछ नहीं, नीलू ने देव के चेहरे से अपनी नज़रें हटा ली। डॉक्टर के पास लेकर चलो इसको। अम्मा ने नीलू के बाल अपने हाथ से समेटे। देव ने बिना किसी अंदेशे में उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं ठीक हूँ। नीलू ने उसका बढ़ा हुआ हाथ नज़रअंदाज करके उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ा गई। ओहो! देव ने आगे बढ़कर उसे संभाला। वह उसे बाजुओं के सहारे गाड़ी तक लाया। अम्मा और पिताजी भी साथ में थे। बच्चे को नज़र लग गई। कहते हुए अम्मा उसे बड़ी ही चिंता भरी नज़रों से देख रही थी। देव ड्राइव करते हुए एक नज़र बैक मिरर नीलों पर भी डाल रहा था, जो आंखें मूंदे अम्मा के कंधे से सर टिकाए हुए थी। ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ टेस्ट लिखे और जब रिपोर्ट आई तो सबके चेहरे खुशी से दमक उठे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। नीलू माँ बनने वाली थी। अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, फ्रेश जूसेस और दूध ज़रूर पिएं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए नीलू को पर्चा पकड़ाया। वापसी पर सब चहक रहे थे और बहुत खुश थे, सिवाय नीलू के, जिसकी चुप्पी को सब शर्माहट का नाम देकर उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। 2-4 दिन तो नीलू ने वीआईपी प्रोटोकॉल बर्दाश्त किया, फिर देव से बात करने का इरादा ही कर लिया।
क्या पता बच्चे का सुनकर देव ने ना बोल दिया हो, शायद मुझे छोड़ने का अपना इरादा बदल दिया हो। लेकिन अगला सवाल बड़े ही जानलेवा था। लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में रहने की भीख नहीं मांगूंगी। नीलू, यह फैसला अटल था उसका। रात देव के कमरे में आने के बाद उसने हिम्मत करके देव से पूछ ही लिया, नीलू, तो आपने क्या फैसला किया है? कैसा फैसला? देव ने बड़ी ही लापरवाही से पूछा। नीलू, आपको मालूम है कि मैं किस फैसले की बात कर रही हूँ? नीलू की नज़रें दूर किसी एक पॉइंट पर जमी हुई थी। देव मन ही मन में, इसे फिर मायके जाने का दौरा तो नहीं पड़ने वाला? हनीमून के लिए प्लान कर रहा हूँ, यह तो मैंने उसे बताया ही नहीं था। देव ने एक लम्हे को उसे देखा। देव, देखो, अभी तो मैंने कोई फैसला नहीं किया है। इस कंडीशन में कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हैं। बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी। वह दराज में से ना जाने क्या ढूंढ रहा था। नीलो, आप मुझे छोड़ना चाहती हैं? नीलू की आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई में से आई थी। देव, हाय, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नीलू की बात सुन जैसे देव को करंट लगा। सामान ढूंढना छोड़कर गौर से वह नीलू को देखने लगा। नीलू, मैंने इंदु की सारी बातें सुन ली थी। नीलू ने सीधी बात करने का इरादा करते हुए देव की आंखों में झांकते हुए कहा। देव, कैसी बातें सुन ली हैं तुमने? देव अचंभे से बोला। नीलू गुस्से में, देव, यूँ अनजान मत बने। आपको पता है जो मैं कहना चाह रही हूँ। अगर आप मेरे फ्री होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन बच्चा सिर्फ मेरा होगा, यह आप अभी तय करेंगे। कहते हुए नीलू का गला रूंध गया और आंखों में आंसू भर आए। देव, क्या बकवास कर रही हो? बच्चा तुम्हारा क्यों होगा? हमारा होगा वह, मेरा और तुम्हारा, मतलब हम दोनों का। और इन सब में ये इंदु का जिक्र कहाँ से आ गया? नीलो देव के यूँ अनजान बनने पर मजाक से हंसी। नीलो, बेफिक्र रहिए, आप मुझे टेंशन से बचाने के लिए इतना परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। देव, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं तुम आज कैसी बहके बहके बातें कर रही हो। तुम्हारी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। तुम रुको, मैं अम्मा को बुलाता हूँ, शायद उन्हें ही तुम्हारी बात कुछ पल्ले पड़ जाए। नीलो, इसमें अम्मा क्या करेंगी? आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? यह आपका और मेरा मैटर है, हम दोनों के बीच ही होनी चाहिए बात। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देव अब झुंझला ही गया था। नीलो, मैंने उस दिन इंदु की बातें सुन ली थी। वह फ़ोन पर बता रही थी कि आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं, आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। कहते हुए फिर एक बार नीलो की बड़ी बड़ी आंखें आंसू से भर गईं। लेकिन यह फैसला आपके लिए इतना आसान नहीं है। नीलो की बात सुनकर देव के कानों पर जैसे एक बम गिरा हो। देव, मैं आता हूँ अभी। देव तनतनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद वह इंदु को बाजू से पकड़कर उसके सामने ले आया। ये रहे इंदु, पूछो इससे क्या बात है? क्या हुआ है? इंदु हैरान बल्कि परेशान हो गई। नीलो बस सर झुकाए आंसू बहाती रही, जैसे उसे किसी से कुछ पूछना ही ना हो। देव, रुको, मैं बताता हूँ। तुम यह कैसे कह सकती हो कि मैं नीलो के साथ खुश नहीं हूँ और इसे छोड़ना चाहता हूँ? देव की तो जैसे कनपट्टियाँ सुलग रही थी। हे भगवान, ये मैंने ऐसा कब कहा? ये बात सुन इंदु ने आंखें फैलाई। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी नीलो, मैं ऐसा क्यों कहूँगी भला? इंदु ने नीलो की तरफ देखते हुए बड़ी नरमी से कहा। नीलो, जी नहीं, मैंने खुद सुना था, आप फ़ोन पर अपनी मम्मा से बात कर रही थी। नीलो इस बार चिल्ला ही पड़ी थी। अब कैसे मुकर रही हैं? इंदु के यूं अपनी बात से पलट जाने पर नीलो गुस्से से सुलग रही थी। मम्मा से? कब और क्या कहा था मैंने? इंदु की जैसे कुछ समझ में ना आया था। नीलू ने एक बार फिर उसकी बातचीत दोहरा दी। इंदु, मुझे अफसोस है देव, नीलू को तो शायद नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरे इकलौते भाई का नाम भी देव है। उसने गहरी सांस ली।
सुमन आंटी की बेटी से उसकी शादी को 2 साल होने को आए हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी की एक पल को भी नहीं बनती। मेरी भाभी सारी जिंदगी अमेरिका में गुजार कर आई हैं, इसीलिए देव भैया उसकी आदतों से तंग हैं और उसे छोड़ने की बातें कर रहे हैं आजकल, क्योंकि अभी उनके कोई बच्चा भी नहीं है। तो मैं उसी बारे में मम्मा से बात कर रही थी। इंदु ने जैसे ही बात क्लियर की तो नीलों पर जैसे खड़ा पानी पड़ गया। यह फिल्मी सिचुएशन हो गई थी। देव, थैंक यू सो मच यार इंदु, तुमने सब कुछ क्लियर कर दिया। सॉरी, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था। इंदु, इट्स ओके देव, होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तुम दोनों पति पत्नी अपनी बात सेट करो। तुम दोनों का रवैया भी एक दूसरे के साथ नॉर्मल नहीं है। साफ साफ बात कहती हुई इंदु कमरे से बाहर निकल गई। देव, अब बताओ, हो गई गलतफहमी दूर? देव थोड़े आराम से अंदाज में नीलू के पास बैठ गया। नीलू सर झुकाए हुए, हाँ ठीक है, लेकिन देव आप मुझसे प्यार भी तो नहीं करते हैं ना? नीलू ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। देव, वह तो तुम भी नहीं करती हो, देव ने पासा पलटते हुए कहा। जी नहीं, पहले का तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अब तो करती हूँ। नीलू ने नजरें झुकाकर अपने प्यार का इजहार किया। देव, तो मेरी जान, अब तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। देव ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर सहलाया। नीलू, आप बहुत खराब हैं, मुझसे तो कभी सॉरी नहीं की और इंदु से तुरंत ही कर ली। देव, हाँ, वो बाजू से पकड़कर घसीट कर लाया था, सॉरी भी ना करता। नीलू, और जब मुझे भूल कर हर वक्त उसके साथ होटलिंग करते थे तब तो कुछ नहीं हुआ। नीलू एक एक करके जैसे अपनी शिकायतों का पिटारा खोलने लगी थी। देव मुंह लटका कर, तुम्हें पता तो है, गंगा के बेस्वाद खानों से बचने के लिए बाहर खाना खाता था। देव अब मासूम बनने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। नीलू ने शर्माते हुए देव के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, अच्छा, आप हर समय मेरी बातें सुनते रहते थे, चीटर कहीं के। देव मुस्कुराते हुए, क्या करता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, इसलिए सारी अटेंशन तुम पर ही रहती थी। नीलू मायूस होते हुए, आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की, शादी की पहली रात भी नहीं। देव नीलू के हाथ को चूमते हुए, पहली रात का तो मुझे भी अफसोस है डार्लिंग, लेकिन क्या करूं, उस समय तो तुम मुझे जहर से कुछ कम ही बुरी नहीं लग रही थी। देव नीलू के मज़े लेते हुए बोला। इस बात पर नीलू ने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाना चाहा, पर देव की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। देव, अब की बात तो नहीं कर रहा हूँ ना, अब तो तुम जाने मन बन गई हो, उसने कहते हुए नीलू को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। फिर उसने शुरू से लेकर अब तक के अपने सारे एहसास नीलू को बताए तो शर्म से नीलू का चेहरा लाल हो गया। नीलू, वैसे मैं भी घर जाके आपको चिड़चिड़ा कहती थी, बल्कि दादी और नानी तो आपको अब भी इसी नाम से याद करती हैं। आप हर वक्त चिड़े हुए रहते थे ना, लेकिन यह तो पुरानी बात है ना, अब तो आप मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देव को सदमे की हालत में जाता देखकर उसने तुरंत ही बात पलट दी। देव, तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुरंत सारा हिसाब बराबर कर देती हो, बंदे को कभी खुशफहमी में भी रहने दिया करो। देव नीलो के गोदी में सर रखे उसकी चूड़ियों से खेल रहा था। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, अब जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी हम दोनों को। देव ने आंखें मूंद ली। यार, हम दोनों पति पत्नी हैं, जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए। मैं चाहता हूँ कभी तुम मेरे पीछे फिरो, कभी अपनी नाराजगी का एहसास दिलवाओ, कभी शरारत तो कभी रोमांस, कभी गुस्सा, कभी प्यार तो कभी तकरार। देव अपनी खूबसूरत दुनिया के ख्वाब बुनने लगा। नीलो शर्माते हुए, हाय, इतना बड़ा यू टर्न। नीलो ने हैरानी से अपने होठों पर हाथ रख लिया। देव भी चौंक कर आंखें खोलने लगा। शादी पहले रात को दिए गए लेक्चर से हटकर कुछ और ही तरंग में आ गया था वह। देव, बस यार सॉरी, थोड़ा भटक गया था। आई एम सॉरी मेरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देव ने अपने कान पकड़ते हुए कहा।
नीलू एकदम से हंसती चली गई। कमरे में दूध का ग्लास लेकर आती अम्मा ने यह डायलॉग बाजी सुनी तो उल्टे कदमों से पिताजी को खुशखबरी सुनाने चल दी कि बेटा और बहू घुल मिल गए हैं। अब उनके घर में भी खुशियों भरे कह कहे गूंजने का समय आने वाला है। उस दिन के बाद से नीलू और डेव के लिए हर पल खास हो गया था। दुनिया अब पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगी थी। जहाँ में चारों तरफ खुशहाली थी, भगवान ने चारों तरफ चटकीले रंगों से दुनिया को सजा दिया था। नीलांजना, तो ये थी तुम्हारे पापा और मेरी खट्टी मीठी लव स्टोरी। हेटर्स बने लवर्स। नीलांजना ने शरारत से देव की तरफ देखते हुए कहा। अभय और रिया एक साथ। वाओ मम्मी, क्या प्रेम कहानी थी आपकी, एकदम जैसे फिल्म की तरह। हम तो खो ही गए थे। नीलांजना, देख लो, उस दिन के बाद से हमने सच में ऐसा यू टर्न लिया कि दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती सिवाय मौत के। देखो बेटा अभय और रिया, अब तुम दोनों में एक बात और ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा और मेरी कहानी में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ऐसे ही उतार चढ़ाव हर विवाहित जोड़े के जीवन में आते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब दो अनजान लोग एक दूसरे के जीवन से जुड़ते हैं, एक दूसरे को समझने में और खुद को एक दूसरे के अनुसार ढालने में समय तो लगता ही है। शर्त ये है कि बस मेरे बच्चों, तुम वो गलती मत कर बैठना जो कभी मैंने और तुम्हारे पापा ने की। देव, देखो अभय बेटा, एक लड़की अपना घर परिवार, जान से अधिक चाहने वाले माँ बाप, भाई बहन सब छोड़कर एक पवित्र बंधन में बंधकर खुद को पूरी तरह समर्पित करते हुए अपने पति के साथ ससुराल चली आती है। उसके दिल में लाखों अरमान होती हैं, आंखों में कुछ सपने होते हैं, उसकी भी कुछ पसंद नापसंद होती है, वह भी मान सम्मान की हकदार होती है। इसीलिए अपनी पत्नी की हमेशा इज्जत करना। नेहा बड़ी प्यारी बच्ची है, तुम कभी भी उस पर अपनी पसंद नापसंद मत थोपना। तुम दोनों पति पत्नी बेशक हो, लेकिन उससे पहले तो इंडिविजुअल इंसान हो। इसीलिए एक दूसरे के जज्बातों को समझना। कभी वो रूठ जाएगी तो तुम उसे मना लेना, कभी अगर वो गुस्सा हो जाए तो उसे प्यार से समझाना। और सबसे बड़ी बात, कभी तीसरे इंसान के बहकावे में आकर अपना रिश्ता खराब मत करना, क्योंकि रिश्तों में बड़ी दरार बड़ी मुश्किल से भरती है। नीलांजना, और बेटा रिया, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी किसी की बहू, किसी की पत्नी बनकर अपने ससुराल जाओगी। तुम भी इन सब बातों का हमेशा ख्याल रखना। देखो बेटा, मर्द बेशक बाहर से कठोर दिखते हों, लेकिन अंदर से वो एकदम नर्म, मासूम, किसी निश्चल बच्चे की तरह होती हैं। उनके अंदर भी जज्बात होती हैं। अगर एक पत्नी ही अपने पति की भावनाओं को नहीं समझेगी तो पति बेचारा कहाँ जाएगा, किससे अपने मन की बात कहेगा। ऐसे में रिश्ते में दूरियां बढ़ती जाती हैं और कभी प्यारे से रिश्ते हाथ से रेत की तरह फिसल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और जब तक एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभय और रिया दोनों एक साथ। हम आपकी बात समझ गए हैं मम्मी पापा, आपके जीवन के उतार चढ़ाव का हमें एहसास है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। कहकर दोनों अपने मम्मी पापा के गले लग जाते हैं। एक महीने तक शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चली। एक महीना इन सब तैयारियों में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शादी की छोटी छोटी रस्मों को भी सब घर वाले बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे। फिर वो दिन भी आया जब घर का इकलौता चिराग अभय के सर पर सहरा बनना था। देवनिवास की इमारत आज नई नवेली दुल्हन की तरह सजी जगमगा रही थी। पूरी इमारत को रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से बड़े ही करीने से सजाया गया था। बाहर गार्डन में पंडाल लग चुका था। हलवाइयाँ तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना रहे थे, जिनकी लाजवाब सुगंध सबके भूख बढ़ा रही थी। फिर समय आया बारात निकलने का। ऑफ वाइट, गोल्डन और मरून रंग की शेरवानी और पगड़ी और हाथ में तलवार लिए अभय किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। अम्मा तो आज अपने पोते की बलैया लेते नहीं थक रही थी। सभी रीति रिवाजों को निभाते हुए बड़े ही धूमधाम से अभय और नेहा की शादी संपन्न हुई।
अगले दिन जब बारात नेहा को लेकर दिल्ली देव निवास पहुंची तो नीलू ने बड़े ही भव्य तरीके से अपनी बहू नेहा का स्वागत किया। यहाँ से शुरुआत हुई एक और लव स्टोरी की, अभय और नेहा के खूबसूरत सफ़र की। जैसा नीलांजना ने अपने बेटे को समझाया था, अभय ने शादी के बाद उन सभी बातों का खास तौर पर ख्याल रखा। पहली रात को अभय ने अपनी पसंद नापसंद नेहा पर थोपने के बजाय उसकी पसंद नापसंद जानना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसे वो प्यार और सम्मान दिया जिसके वो हकदार थी, क्योंकि अभय ये बात समझ चुका था कि ये रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं। एक बार अगर दरार पड़ गई फिर वो भराए नहीं भरती। इसीलिए अभय ने वो गलतियाँ नहीं की जो उसके मम्मी पापा ने की थी। नीलांजना ने सही कहा था, असली मोहब्बत तो बाद में शुरू होती है, शुरू में तो बस बीवी की कशिश होती है। अभय ने आखिरकार अपने स्वभाव से नेहा का दिल जीत ही लिया और नेहा ने भी अपने प्यार से अभय को पा ही लिया। और फिर शुरुआत हुई नेहा और अभय की सच्ची प्रेम कहानी की।